अगर आप ट्वेल्थ केमिस्ट्री में इन 100 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप ट्वेल्थ में हैं और बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आप इसे महा मैराथन क्लास कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा तो होगा, लेकिन अगर ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट अगर इसे एक बार देख लेंगे तो उन्हें चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक यानी कि पूरे केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो पता चल जाएंगे। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे वो बहुविकल्पीय हो, चाहे अति लघु उत्तरीय, चाहे लघु उत्तरीय और चाहे विस्तृत उत्तरीय हो, ठीक है। अगर आप पूरे केमिस्ट्री के इन 100 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, तो अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो एक बार इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, आपको कुछ दिन बाद खुद ही चेंजेस मालूम हो जाएगा, क्या परिवर्तन हुआ। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक, अगर इसी प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए। चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए उनको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा है केमिस्ट्री में ठोस अवस्था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना होगा ठोस अवस्था में ठोस की परिभाषा, यानी कि ठोस होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको सॉलिड के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है ठोस अवस्था। मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा एक एक टॉपिक, ठीक है, चैप्टर वाइज। पहले ठोस अवस्था, फिर विलयन, फिर वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा। देखिए, सेकंड हमारा है, अभी मैं फर्स्ट चैप्टर का बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड है ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों के कितने भागों में बांटा गया है, तो ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। वैसे मैं फुल चैप्टर इन वन वीडियो आपको पढ़ा चुका हूँ, सॉलिड स्टेट फुल चैप्टर इन वन वीडियो। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप लोग चाहें तो सर्च कर सकते हैं ठोस अवस्था फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड टॉपिक है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, यानी कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, इसे हम त्रिविम जालक भी कहते हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है ठोस अवस्था चैप्टर से। अभी हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ है एकक कोष्ठिका, यानी कि एकक कोष्ठिका क्या होता है, व्हाट इज यूनिट सेल, ठीक है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। तो एकक कोष्ठिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ लेना है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। एक एक टॉपिक अगर आप सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, और मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, फुल चैप्टर का। उसके बाद में 5 नंबर हमारा संकुलन क्षमता, ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ये जो 5 टॉपिक आपके थे, ये थे फर्स्ट चैप्टर विलयन से, फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था से, ठीक है, ठोस अवस्था। तो ये चैप्टर आपको ठोस अवस्था में ये सभी टॉपिक तैयार कर लेने हैं, ठीक है। फुल चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है विलयन चैप्टर। अब विलयन चैप्टर को भी मैं एक वीडियो में पढ़ा चुका हूं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलयन तथा विलयनों के प्रकार, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें नियम आता है इस चैप्टर में वो है हेनरी का नियम, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है, हेनरी का नियम। तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। 8 नंबर हमारा टॉपिक है मोलरता। इस चैप्टर का मोलरता बहुत इंपॉर्टेंट है, एम, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 9 नंबर टॉपिक है मोललता, स्मॉल एम, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आप डेफिनेशन को, फॉर्मूला को पढ़ लीजिए ताकि न्यूमेरिकल आप आसानी से लगा सकें, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल अंश। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मोल प्रभाज या मोल अंश, इससे न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं। आपको पता है कि विलयन चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल्स के लिए फेमस है, यानी कि इससे ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर है, जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है, इसमें मैंने इतनी चीजें आपको बताई। अब इसमें जो ठोसों में दोष होते हैं, जैसे आपका क्रिस्टल दोष जो है, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, ठीक है, जो दोष होते हैं उनको भी आपको पढ़ लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोष जो होते हैं इसमें आपके ठोस अवस्था चैप्टर में, उनको भी पढ़ लेना है। वो मैंने नहीं लिखा लेकिन आपको पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। साटकी दोष, फ्रैंकल दोष। अब विलयन में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 11 नंबर राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम भी इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 12 नंबर, ये भी विलयन चैप्टर का। देखिए वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है।
इसमें कोई कंजूसी नहीं। 12 नंबर देखिए आदर्श तथा अनादर्श विलयन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में प्रासरण तथा प्रासरण दाब भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। 14 नंबर है विद्युत चालकों के प्रकार, यानी कि विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो इतने टॉपिक आपके हैं, ठीक है, जो यहाँ तक प्रासरण दाब तक है, ये आपका विलयन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरे चैप्टर का। जो 14वां टॉपिक हमारा है वो विद्युत रसायन चैप्टर का है, ठीक है। तो इतने टॉपिक आपको विलयन चैप्टर में याद कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर विद्युत चालकों के प्रकार, ये पृष्ठ रसायन ये आपका वैद्युत रसायन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से हम वैद्युत रसायन का जो है चैप्टर के देखेंगे टॉपिक। 15 नंबर विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ठीक है, ये भी विद्युत रसायन का आपका टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर है मोलर चालकता, ठीक है, जो आपका डेल एम होता है, मोलर चालकता, ये क्या होता है, आपको इसके फॉर्मूला डेफिनेशन सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कोलराउस का नियम। जैसे सेकंड चैप्टर में हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम था, वैसे इसमें कोलराउस का नियम है जो आपको पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, इसी चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फैराडे के विद्युत अपघटन का उन्होंने नियम दिया था, 2 नियम दिए थे, दोनों आपको पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट इज विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपको पढ़ना है विद्युत रसायन चैप्टर में। एक और है सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी आपको पढ़ लेना है। तो इतने टॉपिक आपके तीसरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वैद्युत रसायन से, ठीक है। सबसे पहले आप इनको पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे क्या इतना टॉपिक पढ़ने से मेरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आएंगी, ठीक है, वो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ। आपको पढ़ना अच्छे से, एक सीरियल से पढ़ना है ताकि आपको डीपली नॉलेज हो। सिर्फ आपको इंटर ही नहीं, आप सोचिए कि मैं और भी अच्छे से पढ़ूँ ताकि आगे जाकर मुझे दिक्कत ना हो। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे चौथे चैप्टर से है रासायनिक बलगत की, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें अभिक्रिया की दर या वेग, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखिए वेग नियम या वेग दर व्यंजक, ठीक है, दर व्यंजक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेग नियम, क्योंकि इसी की सहायता से आप अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर पाएंगे। अभिक्रिया की कोटि आपको पढ़ लेना है, व्हाट इज अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां आपको पढ़ लेनी है कि किस किस प्रकार से हम अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं, कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है या शून्य कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, तृतीय कोटि की है, किस कोटि की है हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो वो सब आपको पढ़ लेना है। चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये चैप्टर भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 27 नंबर टॉपिक हमारा है अर्धायुकाल। व्हाट इज अर्धायुकाल, टी हाफ, इसे हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। ये आपके रासायनिक बलगतकी चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि रासायनिक बलगतकी में हम अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से हम पहचाने ये शून्य कोटि की है, प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, ये सब आपको जानना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अभिक्रिया की आणविकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आणविक अभिक्रिया, द्विआण्विक अभिक्रिया, त्रिआण्विक अभिक्रिया, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर में। तो इतनी चीज़ें आपकी फोर्थ चैप्टर में इंपॉर्टेंट है रासायनिक बलगतकी में, ठीक है। अब इसमें आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र जो होता है वेग स्थिरांक ज्ञात करने का, ये सब भी आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चौथे चैप्टर के क्वेश्चन थे। अब पांचवें चैप्टर के क्वेश्चन हम देखते हैं पृष्ठ रसायन, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अधिशोषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिशोषण के प्रकार, यानी कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन यानी कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद में उत्प्रेरण आपको पढ़ लेना है। इसमें कोलाइड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाइड और कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, ये सब पढ़ लेना है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कोलाइड और इसमें पेप्टीकरण एक प्रक्रिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपोहन है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, टिंडल प्रभाव है पृष्ठ रसायन में। ये सब टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं कि पेप्टीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, टिंडल प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ब्राउनी गति क्या है, ठीक है, ये सब आपसे टॉपिक पूछे जाते हैं। इसमें स्कंदन या अथवा उड़न, हार्डी सुलजे का नियम, रच्छी कोलाइड, ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो टॉपिक मैंने बताया अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक आते हैं। देखिए पेप्टीकरण, अपोहन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, स्कंदन तथा उड़न, हार्डी सुलजे का नियम और अच्छी कोलाइड, इतने टॉपिक आपको इस चैप्टर से सबसे पहले पढ़ने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ, फुल चैप्टर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जल्द ही
तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 44 नंबर। अब देखिए इसी चैप्टर का 44 नंबर भी है स्वर्ण संख्या, व्हाट इज गोल्ड नंबर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपके किस चैप्टर के, 5वें चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है जो कि है नाइट्रोजन परिवार के तत्व, यानी कि आपका पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर है, ठीक है। तो ये हमारा 6 नंबर चैप्टर है। तो इसमें जो आपका नाइट्रोजन सॉरी पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इसमें आपके नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, ठीक है, और फ्लोरीन क्लोमीन जो आपका हाइड्रोजन परिवार होता है, ठीक है, ये सब आपके इसमें आते हैं। और भी जो आपके हैं, ठीक है, ये सब आते हैं आपके इसमें नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, ठीक है, ये सब आपके इसमें अक्रिय गैसें हैं, ये सब आपको पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को पढ़ लेना, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, उनके कुछ लक्षण आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है। हाइबर विधि द्वारा हम अमोनिया का निर्माण कैसे करें, तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, भी आपको पढ़ लेना है। समूह 16 के तत्व, अब 16 ग्रुप के तत्व आते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व, ठीक है, ये भी पी ब्लॉक में आते हैं। इसमें आपको सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, पढ़ लेना है। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का निर्माण, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम H2SO4 लिखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को हम SO2 लिखते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर आपको जो है इनको सबको आपको जानना जरूरी है। तो संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्लोरीन बनाने की विधि, Cl2 कैसे बनाएं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपके पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगा। नंबर 1 आपका हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक और है इसमें डेरिवेशन सॉरी ये प्रयोगशाला विधि में संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे पहले आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले संक्रमण तत्व के बारे में पढ़ लेना है कि ये होते क्या हैं। हम जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, बट इनके लक्षण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब आपको पढ़ लेने पूछा जाता है, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक और आते हैं, ग्लाइथेनाइड, एक एक्टिनाइड, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको पढ़ लेना डी ब्लॉक के तत्व में। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है उपसह संयोजन यौगिक, ठीक है। तो ये देखिए इसमें आपको सबसे पहले उपसह संयोजन यौगिक के बारे में पढ़ना है। अब आपने पढ़ लिया क्या होता है ये, इसका नामकरण कैसे करते हैं, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में आता है कि उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको उपसह संयोजन यौगिकों का जो IUPAC नाम है वो कैसे लिखते हैं सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर का लिगैंड क्या है, ठीक है। उसके बाद में एक और टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे हम BVT के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक आपके इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर आपका फर्स्ट केमिस्ट्री समाप्त होता है, यानी कि हम यहाँ पर चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख चुके हैं। अब हम देखेंगे अपने सेकेंड केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपके हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब चैप्टर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको हाइलो एल्केन के बारे में पढ़ लेना है कि हाइलो एल्केन होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये सब आपको पढ़ लेना है। देखिए उसके बाद में हमें हाइलो एल्केनों का नामकरण यानी कि इनका हम नामकरण कैसे करते हैं, इनका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें एक वुड्स अभिक्रिया आती है, वो पढ़ लेना है। देखिए इसमें आपको अभिक्रियाएं जो हैं जैसे वुड्स अभिक्रिया, रायमल्टीमन अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद में वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, ये सब आपकी अभिक्रियाएं इसमें आती हैं, वो आपको अलग से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, वो आपको पढ़ लेना है सर्च करके, मैं भी आपको पढ़ा चुका हूँ और आपके जो आपने स्टडी मटेरियल लिया उसके पीछे भी आपको दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है इस चैप्टर का SN1 तथा SN2 नाभिक एकाणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया, ठीक है। SN1 तथा SN1 एकाणुक नाभिक अभिक्रिया ऐसे आपका दिया रहेगा, ठीक है। SN1 तथा SN2 अभिक्रिया आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद में हमारा हाइलो एरीन में हाइलो एरीन पढ़ लेना है। हाइलो एरीनों का नामकरण कैसे करते हैं, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको पढ़ लेना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है।
Cl3, ठीक है, CHCl3। तो ये आपको पढ़ लेना है क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ लेना इस चैप्टर में। बस इतनी चीज़ें आपको चैप्टर 1 हाइड्रोएल्केन तथा हाइड्रोएरिन में पढ़ना है। वैसे बात करें पूरे केमिस्ट्री का तो ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 10 हमारा है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। इसमें सबसे पहले आपको अल्कोहल पढ़ लेना है। अल्कोहल क्या है, अल्कोहल को कैसे बनाते हैं, ठीक है, अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ। उसके बाद में अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद में आपको इसमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स जो होते हैं उनमें हम अंतर कैसे स्पष्ट करें। कोई ल्यूकास परीक्षण है आपका, उससे आप इसमें अंतर स्पष्ट करते हैं, तो इसमें विभेद आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, यानी कि एथिल अल्कोहल जो होता है C2H5OH, इसको बनाने की आपकी विधियां हो गई या फिर इसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिनॉल, आपका फिनॉल के बारे में पढ़ लेना है C6H5OH, ठीक है, ये सब आपको पढ़ लेना है। इस प्रकार से भी हम फिनॉल को ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए बेंजीन रिंग ऊपर OH, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ लेना, कैसे बनाते हैं, ये होता क्या है। फिनॉल का वर्गीकरण, यानी कि फिनॉल को हम क्लासिफिकेशन कैसे किया हमने, इसको कितने भागों में बांटा गया है। फिनॉल के निर्माण की विधि आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर के टॉपिक्स हैं। देखिए उसके बाद में हम इसी चैप्टर में ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण पढ़ लेना है। ईथरों का नामकरण कैसे करते हैं ये पढ़ना है, ईथरों को निर्माण कैसे करते हैं ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपका C2H5O, ये आपका डाई एथिल ईथर है, तो यहाँ पर O जो है ये ईथर को प्रदर्शित करता है, तो ये डाई एथिल ईथर है, ठीक है। अगर यहाँ पर CH3O होता तो ये आपको डाई मेथिल ईथर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको पढ़ लेना डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, ये जो आपको C2H5O C2H5 है इसको कैसे बनाते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक आपके जो 77 तक हैं ये आपके 10th चैप्टर से हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यहाँ से आपका चैप्टर 11 चालू होता है, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है, एल्डिहाइड होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ना है एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण कैसे करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे आपका CH3COOH ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसमें COOH आपका ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्रियात्मक समूह, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका, ठीक है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कैसे करते हैं ये सब आपको, इनका APC नाम कैसे लिखते हैं, सिंपल नाम कैसे लिखते हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें आपको स्मिट अपक्रिया पढ़ लेनी है, इसी में आपका कहने जा रहा हो सब कुछ अपक्रिया आएंगी तो वो सब अलग से आपको पढ़ना है। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है ये आपको पढ़ लेना, नाइट्रो यौगिक जो होते हैं, नाइट्रोबेंजीन जैसे आपका हो गया, ठीक है, इन सबको आपको पढ़ लेना है। नाइट्रोबेंजीन में आपका क्या होगा, ऐसे रिंग बना दीजिए, नाइट्रोजन का ऊपर NO2 लगा दीजिए, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन आपका हो गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद में एथिलेमिन बनाने की विधि जो C2H5NH2 होता है, इसको बनाने की विधि आपको पढ़ लेनी है, कैसे बनाते हैं। डाइजोनियम लवण पढ़ लेना है। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, यहाँ तक आपके जो होंगे, सॉरी मैं थोड़ा आगे चला आया, ठीक है। यहाँ पर आपका जो फार्मिक अम्ल होगा ये सब आपके होंगे एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के 11, ठीक है। यहाँ से आपका 12 चैप्टर चालू होता है, नाइट्रो यौगिक, नाइट्रोबेंजीन, एथिलेमिन बनाने की विधि, डाइजोनियम लवण, ये आपका 12th चैप्टर है, एमीन, ठीक है। लास्ट चैप्टर हमारा कार्बोहाइड्रेट, सॉरी जैव अणु है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले पढ़ लेना है। उसके बाद में इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जैव अणु में, वो आपको पढ़ लेने हैं, लगभग 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका मॉलिस परीक्षण हो गया, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, सेलुलोज क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ लेना है। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, एमिनो अम्ल जो आपका, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, जैसे प्रोटीन आप सभी को पता होगा, जो प्रोटीन होता है क्या होता है। एमिनो अम्ल आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे एमिनो अम्ल हमारे लगभग 20 एमिनो अम्ल हमारे अंदर पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में DNA तथा RNA, DNA तथा RNA है क्या, DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA का है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, DNA तथा RNA क्या होता है, DNA तथा RNA में क्या अंतर होता है, अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने लिखा नहीं तक ना, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में एंजाइम, एंजाइम आपको पढ़ लेना है। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन B को कितने भागों में बांटा गया, सब कुछ आपको डीपली पढ़ लेना है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये सब आपको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने न्यूक्लिक एसिड लिखा है, न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत ही आपका DNA और RNA आता है, ठीक है, DNA तथा RNA। तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको DNA RNA पढ़ना ही है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें है लास्ट वन,
डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने बताए। अगर आप इन 100 टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो आप 70 में 70 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। यू कैन बी अचीव 70 में 70, ठीक है। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। ऐसा नहीं कि आप इन 100 टॉपिक को पढ़कर बैठ जाएं, ठीक है। आप और भी टॉपिक्स पढ़ने का कोशिश करें, नए नए खोज करते रहें, तभी आप आगे जाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला पाएंगे, ठीक है। ये लेकिन आप लोगों को ये टॉपिक पहले पढ़ लेना, ये मैं कहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या इसी प्रकार की वीडियोज आप और भी चाहते हैं सब्जेक्ट का? कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।